हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को रिकवरी की नोटिस आ रही है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग डिमांड। उनमें से कई टैक्स पेयर्स है जिन्होंने अपने केस में जो ऑर्डर्स है उनके अगेंस्ट सीआईटी अपील को अपील फाइल की है और वो अपील अभी डिस्पोजल के लिए पेंडिंग है। और एसएससी के पास 20% पे करने के लिए भी कोई सम अवेलेबल फंड्स नहीं है। इस केस में क्या एओ को हम टैक्स पेयर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरी जो डिमांड है उसको अबेयंस में रखें टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील, या फिर 20% पे करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम इस रिप्लाई को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव वन सच नोटिस विथ मी। यहाँ आयो ने लिखा है रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर एवाई 1230। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी बड़ी डिमांड है, अराउंड 91 लाख की डिमांड है। और यहाँ एओ ने ऐसा बोला है, इट हैज़ बीन नोटिस दैट यू हैव रिफर्ड एन अपील अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर, hence you are requested to pay at least 20% of the outstanding demand immediately and file an application for the consideration of the stay for the remaining demand. In case you have filed the stay petition and the same is pending or order that regard has been passed, or you have preferred appeal against the stay of order or stay of demand has been granted, you are requested to submit the copy of the same immediately for the further necessary action. अभी यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है अराउंड 91 लाख की, और इसका जो 20% हम गिने तो वो भी बहुत सम होता है, और एसएससी के पास कुछ नहीं है अभी पे करने के लिए। 2% भी एसएससी की कैपेबिलिटी नहीं है ये डिमांड की पे करने के लिए। तो इस केस में हम ईओ को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी जो डिमांड है उसके लिए मुझे स्टे ग्रांट करो टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील। देखते हैं वो ऑर्डर के अगेंस्ट ये जो लेटर है उसके रिप्लाई हम कैसे दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टू द इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड सो एंड सो, नेम ऑफ द सिटी, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। सब्जेक्ट में रिप्लाई टू द रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड लेटर इन केस ऑफ मिस्टर या मिस सो एंड सो, पैन नंबर फॉर द एवाई, जो एवाई है वो मेंशन कर दीजिए। वेरी फर्स्ट पैरा में जो ईओ का लेटर है उसका जिक्र करना फॉर द रेफरेंस कंटेक्स्ट ज़रूरी है। यहाँ आप नीचे इसके नीचे भी आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। I am in receipt of above letter dated wherein I am requested to pay 20% of the outstanding demand of rupees 91 lakhs and file an application for the consideration of the stay of remaining demand. I would like to make the following submission in this regard. For the अब जो दूसरा पैरा आता है उसमें जो अपना केस है असेसमेंट का या कोई भी मैटर जिसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल की है उसका थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड ईओ को दे दीजिए, बिकॉज ये ऑलवेज पॉसिबल है कि असेसमेंट जो हुआ था वो किसी और ईओ ने किया होगा और अभी जो डिमांड की रिकवरी हो रही है वो किसी और ईओ कर रहा है। सो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यहाँ 2-3 लाइन में आप अपना जो केस का इंट्रोडक्शन है दे सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये मेरा खुद का फॉर्मेट है। आप अपना खुद का फॉर्मेट बना सकते हैं रिप्लाई में। For the EY 1213, my case was reopened by invoking provision of Section 50C by adopting stamp duty value as FMV for the purpose of computing capital gain on the sale of land parcels. In spite of making meticulous submission before the EO, at the conclusion of the assessment, voluminous addition of rupees 1.5 CR were made and demand of 91 lakh 19,000 were raised. Aggrieved by the additions made, I preferred an appeal before the CIT appeal, which is still pending for the disposal. ना उसके नेक्स्ट पैरा में एसएससी को अपना खुद का बैकग्राउंड देना होगा, एसएससी अभी क्या कर रहा है, और एसएससी के पास एओ को आपको उस पैरा में कन्विंस करना होगा कि आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है 20% पे करने की, और एओ को स्टे के लिए मनाना होगा। सो यहाँ आप अपना जो बैकग्राउंड है वो लिख सकते हैं, और लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं, बेसिकली आई एम मैन ऑफ स्मॉल मीन्स एंड डोंट हैव एनी सरप्लस फंड्स कैपेबल ऑफ पेइंग एनी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज डिमांड।
Now let's get to technicality of the office memorandum for the 20% of the demand. So further office memorandum number so and so dated 29th of Feb 2016 and further revised on 31st July 2017 is internal communication of the revenue. The tax authorities are bound by these guidelines but not the assessee or taxpayer. Further, even in this office memorandum, it is mentioned that where the AO is of the view that nature of addition resulting in the disputed demand is such that payment of lump sum amount lower than 20% is warranted, AO shall refer to the matter to CIT PCIT for the proportion of the decide. यानी ये जो 20% का चक्कर है कि सब लोग बोल रहे हैं कि अगर आप अपील में गए तो 20% पे करना है, ये लॉ में मैंडेटरी नहीं है। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा सीबीडीटी ने अपने जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है उनको इन्फॉर्म किया था कि अगर एसएससी ने 20% पे किया है तो आप स्टे ग्रांट कर सकते हैं। अगर 20% एसएससी नहीं पे किया है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि एओ स्टे रिफ्यूज कर देगा। बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस एओ 20% से कम में भी स्टे दे सकता है। अपने जो मैटर है उसको सीआईटी या पीसीआईटी को रिफर करने के लिए कि एओ की जो टैक्स पेयर की कैपेसिटी कितनी है पे करने की, उसके अकॉर्डिंग वो प्रपोर्शन डिसाइड कर सकता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2018 का, वो भी हम देखते हैं। सो 20% के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। Regarding the stay matter and payment of 20% demand, the Honorable Supreme Court has delivered a significant ruling in case of Messrs. LG Electronics India Private Limited 2018-18 SSC 447. By this ruling, the SC held that on a parity of reasoning, the requirement of the payment of 20% is not a prerequisite for putting any abeyance recovery of demand pending first appeal in all cases. The prerequisite requirement 20% can be relaxed in appropriate cases, and a reading of the Office Memorandum of 29 Feb 2016 supports its conclusion. यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि 20% कोई प्री रिक्विजिट नहीं है स्टे के लिए। 20% पे नहीं किया है फिर भी एओ स्टे दे सकता है जो केस के फैक्ट्स है उसके बेसिस में जाके। The above ruling was duly followed in following subsequent rulings. In those cases, it was held that 20% of the tax is not a prerequisite and you should decide the quantum of pre-deposit based on the facts of the each case. Dabur India Limited 2023 का ये दिल्ली ट्रिब्यूनल का केस है। उसके बाद एक केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है that the parameters to be taken into account considering the grant of stay of disputed demand are well settled. The existence of the financial stringency would include within its ambit the question of irreplaceable injury and undue hardship as well. It is only upon the application of these three factors as aforesaid, the AO can exercise the discretion for the grant of rejection wholly or in part of a request for a stay of disputed demand. CBDT circulars and instructions are guidelines issued to assist the assessing authorities in the matter of grant of stay and cannot substitute or override the basic tenets to be followed in consideration and disposal of stay petitions. So, जो फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी है जो एसएससी को अनड्यू हार्डशिप कॉज हो सकती है 20% बहुत बड़ी डिमांड है तो उसका 20% भी बहुत ही मेजर चंक आएगा। तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एओ को डिसाइड करना चाहिए क्वांटम ऑफ दैट प्री डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट इन केस ऑफ हर्ष दीपक शाह held that the authority should keep in mind the following parameters while deciding a stay application preferred by an SSE pending appeal to the first appellate authority. These are the parameters laid down by the Bombay High Court in case of the KEC International Limited. While considering the stay application, the authority concerned will at least briefly set out the case of the SSE, जैसे कि मैंने बोला, based on
Fact of the case: in cases where the assessed income under the impugn order far exceeds the written income, the authority will consider whether the assessee has made out a case for unconditional stay. If not, whether, looking at the question involved in appeal, a part of the amount should be ordered to be deposited, for which purpose some sort of prima facie reasons could given by the authority in its order. यहाँ इस केस में एसएससी ने 2 लाख का रिटर्न फाइल किया था और एडिशन हुआ है 1.5 सीआर का, तो बहुत ही वॉल्यूमिनस एडिशन हुआ है कंपेयर टू द रिटर्न इनकम. इन केसेस वेयर द एसएससी रिलाइज अपॉन द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जैसे कि इस केस में है, द अथॉरिटी कंसर्न कैन ब्रीफली इंडिकेट वेदर द एसएससी इज फाइनेंशियली साउंड and viable to deposit the amount if authority wants to assess to make such a deposit. जो उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसको भी ईओ को कंसिडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी सच ऑर्डर ऑफ प्री डिपॉजिट. And last, the authority concerned will also examine whether the time to prefer an appeal has expired. Generally, coercive measures may not be adopted during the period provided by the statute to go into appeal. However, if the authority concerned comes to the conclusion that the assessee is likely to defeat the demand, it may take recourse to the coercive action, for which brief reasons may be indicated in the order. So, based on this case, assessee requested, considering his financial stringency supported by the above cases, I kindly request to grant me stay of demand till the disposal of appeal and oblige. So इस केस में एसएससी ने कि कोई कैपेबिलिटी नहीं है एक भी रुपया पे करने की एट प्रेजेंट मोमेंट, तो उन्होंने बोला है कि स्टे ऑफ डिमांड मुझे जो पेंडिंग अपील है तब तक होल अमाउंट पे दीजिए, सपोर्टेड ड्यूली सपोर्टेड बाय ऑल दिस केस लॉ इंक्लूडिंग case before the Honorable Supreme Court. So friends, at the end, I can only say that if we have sufficient funds to pay 20% demand or even to pay 10% or 15%, it is advisable to pay that demand and ask for the stay for the remaining demand. You will grant the same till the disposal of appeal. If you don't have any funds, then you can make request like this, and then this kind of request you will forward to his superiors like PCIT, CIT, and based on facts of the case, that higher authority will decide whether you are eligible for the stay or not. So I hope ये वीडियो आपको यूजफुल होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ गुड डे. अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं.